आप देख रहे बिंदास बोल और बिंदास में हम आपको बता रहे कि कैसे गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। फ्रांस में कभी कहा गया था, रानी ने कहा था कि अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ। वैसे ही भारत में अगर रोटी नहीं मिलती तो मोबाइल लो, बल्कि मोबाइल देने जा रही है सरकार। और इस निर्णय के ऊपर हम आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं। और सरकार के साथ ही कई राज्य जो ऐसे लोक लुभावन घोषणा के आधार पर अपने यहाँ के वोटरों को लुभाने की कोशिश करते और 5 साल की सत्ता काबिज कर लेते हैं। इस पर आज की प्रतिक्रिया में अब तक 100% कॉलर, SMS और फेसबुक की प्रतिक्रिया आई है कि यह निर्णय गलत है। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। एक कॉलर से बात करते हैं। ठीक सर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपका? सर, ये मोबाइल की बात है। गरीब को तो रोटी की जरूरत है सर। हेलो, बोलते रहिए आप। सर, ये कहना ये है, गरीबों को तो रोटी की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत नहीं है सर। गरीब तो भूखे पेट। लेकिन ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही है जिसको आप समझ रहे हैं? रोटी की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत नहीं है सर। गरीब को। धन्यवाद। हम आपको सड़क की स्थिति दिखाते हैं, क्या है देखिए। भारत सरकार कहती है कि देश इस वक्त सबसे तेज तरक्की कर रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को सबसे तेज दौड़ाने में किसी भी देश की सड़कों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि किसी देश की सड़कें जितनी मजबूत और अधिक होंगी, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन भारत में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि यहाँ की सड़कें मजबूत हों और फैली हुई हों। क्या गांव और क्या मेट्रोपॉलिटन शहर, हर जगह सड़कों का नेटवर्क सत्ता की तरह चरमराया हुआ है। देश में 1980 से सड़कों को संभालने और बनाने की क्रांति का आगाज हुआ था। देश में 2 मिलियन किलोमीटर सड़कों का जाल फैला है। 9,60,000 किलोमीटर सरफेस सड़कें हैं। देश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण खराब माल से हुआ है। देश में 53 नेशनल हाईवे हैं, जो 40% ट्रैफिक होते हैं। देश के 25% गांवों की सड़क आज भी मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है। ना तो देश की बांध व्यवस्था ठीक है और ना सड़कों का भूगोलीकरण। जी हाँ, यही है आज देश की सड़कों की हकीकत। अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर और विकसित है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ राजनीति होती है। यमुना एक्सप्रेसवे पिछले 7 महीने से बनके तैयार है ग्रेटर नोएडा से ताज आगरा जाने के लिए, लेकिन राजनीति के चलते उसका ओपनिंग नहीं हो पाया। यह स्थिति है। अब तक उस पर लाखों करोड़ टन माल ढोया जा सकता था, लेकिन राजनीति के चलते वो नहीं हो पाया। ऐसे ही कई राजनीति के उदाहरण हैं। एक पिछले दिनों नए तकनीक के साथ सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर मुझे दिल्ली के किसी कार्यक्रम में मिले थे। उन्होंने कहा कि हम सड़क बनाते हैं तो 20 साल तक वो सड़क टूटती नहीं, और टूटेगी तो उसकी 100% जिम्मेवारी हमारी होती है, जिसके ऊपर टायर का घर्षण कम होता है, टायरों की लाइफ बढ़ती है और उस पर गड्ढा नहीं बनता। उस तकनीक से लेकर वो भारत में पिछले 4 साल में देश के तमाम मंत्रियों को मिलते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 साल तक टिकने वाली अगर सड़क बनेगी तो मेंटेनेंस का काम हम अपने ठेकेदार को कैसे दे पाएंगे। ये हमारे यहाँ की स्थिति है। हम आपके सामने सड़क के बाद अब दिखाते हैं कि आंकड़े पानी के क्या है। देश की सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। कहती है हम चांद पर पहुंच गए, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, हम दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, हमारे भ्रष्ट नेताओं की दुनिया में धाक जम गई है, हमारे व्यवसायियों को दुनिया में इज्जत मिलने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं हमारे पास पीने तक का पानी साफ नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारे पास पीने का पानी शुद्ध नहीं है। हमारे देश में यही हाल है। आइए देखते हैं नजारा देश की पानी की समस्या का। देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं। देश में गंदा पानी पीने से सबसे ज्यादा लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देश में आज 40 मिलियन लोग वाटर बॉर्न बीमारियों के शिकार हैं।
हर साल 21.5 मिलियन बच्चे डायरिया की वजह से मौत का शिकार होते हैं। देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या के शरीर को पानी के केमिकल्स ने रोगी बनाया है। मिनरल वाटर को टेबल पर रखकर सूखे और पानी की समस्या पर मीटिंग करने वाले मंत्री को क्या पता कि खराब पानी पीने से मरने वाले बच्चों के मां का दर्द क्या होता होगा, इसलिए वो इसको जानने की कोशिश भी नहीं करता है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको अब कॉलर के बजाय हम थोड़ा सा दो मुद्दे जो बचे हैं उसको पहले जल्दी में दिखाना चाहेंगे। इसलिए शिक्षा की क्या स्थिति है देखिए। किसी भी देश को एक आदर्शवादी देश बनाने के लिए शिक्षा महती भूमिका निभाती है, लेकिन अगर देश के कुछ शिक्षाविद ही अपने को और देश को योग्य मानते हों, तो उस देश के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगी उस देश की हकीकत। विदेशों में शिक्षा पाए हमारे मंत्री जब कहते हैं कि हर हाथ में मोबाइल होगा, देश में मोबाइल क्रांति आएगी, तो ताज्जुब होता है उस देश की दशा पर जहाँ ना तो बिजली न मोबाइल वाले हाथ पढ़े लिखे, तो फिर कैसे होगा उस मोबाइल का प्रयोग। तो आइए नजर डालते हैं देश की शिक्षा की हकीकत पर। देश की 35% जनसंख्या अनपढ़ है। देश के हाई एजुकेटेड लोगों की सोच भी अंग्रेजों के जैसी है। देश के ग्रामीण इलाकों में 50% लोग अनपढ़ हैं। देश के 50% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। देश में 20 सेंट्रल विश्वविद्यालय, 217 स्टेट विश्वविद्यालय, 106 डीम्ड विश्वविद्यालय, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये कुछ भी नहीं। एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका। ओम जी, हरिओम जी शास्त्री। शास्त्री जी, वल्लभ फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं इस सोशल चैनल के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे देश की हालत हो रही है, आज जो आंदोलन हो रहे हैं, अनशन हो रहे हैं, और जो हमारी सरकार है एक रावण का रूप ले चुकी है पूरा। ठीक है, जिस तरह रावण को दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, राम और लक्ष्मण और हनुमान जी लग रहे थे, इस तरह से आज पूरी जनता एक तरफ और सरकार एक तरफ हो चुकी है। तो आपके चैनल के माध्यम से आज जनता को मैसेज कर रहा हूँ कि देखो, आज एक योगी, एक सन्यासी इस देश में आपको एक अवतार के रूप में मिला है। आंदोलन द्वारा धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि अब स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके सामने। किसी भी देश को तभी विकसित और मजबूत कहा जा सकता है जब वहाँ का इंसान भी हेल्दी हो, लेकिन भारत में तो माँ और बच्चे की हेल्थ पर ही सवालिया निशान है। जब माँ ही कुपोषण का शिकार होगी तो बच्चा तो खुद पे खुद ही कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जिस देश में माँ अस्पताल के सामने खुली सड़क पर बच्चा जने, तो क्या फायदा उस उभरती हुई अर्थव्यवस्था का जो देश के गरीब को अस्पताल भी मुहैया नहीं करा सकती। और हाँ, अगर किसी को गलती से अस्पताल मिल भी जाए तो वो गरीब महंगी दवाई का खर्च भी नहीं उठा पाता। बस फिर उसके सामने एक ही रास्ता बचता है और वो है मौत। बाकी जो थोड़े बहुत जी लेते हैं उन्हें बीमारी अपने आगोश में ले लेती है। तो आइए देखते हैं कि भारत का स्वास्थ्य कितना बिगड़ा हुआ है। देश के 42% बच्चे कुपोषित हैं। देश में 1000 बच्चों में से 202 बच्चों की बचपन में ही मौत हो जाती है, जबकि गरीब अफ्रीका में 28% कुपोषित बच्चे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में 2001 से 2006 तक 50% की बढ़ोतरी हुई, जबकि देश में कुपोषण की स्थिति 1% गिरी। देश की 68% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी पहुंच अस्पतालों तक नहीं है। तो देखा आपने कि भारत का स्वास्थ्य कितना बिगड़ा हुआ है। और अगर किसी गरीब को सरकारी अस्पताल में बच्चा अगर होता भी है तो उस बच्चे को भगा के चोर लेके जा सकता है। कोई नर्स का रैकेट उसके साथ जुड़ा होता है, डॉक्टर का जुड़ा होता है और उसको बेचा जाता है। ये स्थिति है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, लेकिन अब समय की कमी के कारण हम उनको नहीं ले पाएंगे। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देश की जनता लॉलीपॉप देने वाले नेताओं को नकारे। जो नेता जनता को बहकाकर और लालच देकर वोट लेना चाहते हैं, ऐसे नेताओं और राजनीतिक दलों को नकारा जाए, क्योंकि ये नेता वोट के लिए पैसा बहाकर वोट खरीदते हैं और सत्ता में आकर देश को लूटते हैं। सरकार देश की जनता की बुनियादी जरूरतों को समझे। जैसा कि हमेशा देश की जनता की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, पानी और मकान,
गरीब लोगों को मोबाइल देने की बजाय रोजी रोटी का तरीका सुझाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देश के नेता खुद लॉलीपॉप की घोषणा ना करें। देश के नेताओं और सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि लॉलीपॉप घोषणाओं से देश की गरीब जनता का भला नहीं होने वाला। गरीब जनता को तो पहले खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान चाहिए। देश की जनता ऐसी घोषणाओं के खिलाफ खड़ी हो। अब समय आ गया है कि जब जनता को ही देश में बदलाव के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देश के भ्रष्ट नेता अपनी मन मर्जी से देश को लूट रहे हैं और आसानी से जनता को बहकाकर और लालच देकर वोट ले रहे हैं और सत्ता का सुख भोगने में मशगूल हो रहे हैं। हमारे साथ जो दो विशेष अतिथि जुड़े हम उनके पास चलते हैं। रामचंद्र जी, आपने पूरा कार्यक्रम देखा और आप पूरा जीवन भी इस हालात में जी रहे हैं। जरा आपकी दिनचर्या या आपकी आमदनी, आपकी परिवार का अर्थशास्त्र समझाइए। जी सर, मैं 4000 रुपये महीने लेता हूँ, लेकिन मेरा परिवार सब कुछ यहाँ पर है, कोई साहब खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। साग का, सब्जी का, गैस का कोई भी पूरा खर्चे नहीं हो रहा है। छोटे 9 बच्चे हैं मेरे पास और सब खाने वाले हैं बराबर के, लेकिन कोई स्थिति पूरी नहीं हो रही है। मैं बहुत गरीब घर का हूँ और आज तक मेरे गांव में कोई मकान द्वार नहीं है, मेरा सारा खंडहरा पड़ा हुआ है। नहीं, आप कितना किराया देते हैं घर का? मैं 3 कमरे हैं सर, मेरा पूरा परिवार है, मैं 45 रुपए देता हूँ। तो आपकी तो खुद की सैलरी 4000 रुपए है, तो आप अपने सैलरी में मतलब घर का किराया भी नहीं दे पाते? जी हाँ, 500 रुपए दर महीना रोकता हूँ मकान मालिक का। और 4000 और फिर खाते क्या है? मतलब आप विमला जी, आप जो मेरी मैडम 3500 रुपए लेती है उसमें से खाना खर्चा चलता है पूरे महीने। चाय तक नहीं बनती है। चाय तक नहीं बनती है सर। मतलब आपके घर में इतने लोग कमाने वाले होने के बावजूद आपके घर में चाय नहीं बनती, नाश्ता तो बहुत दूर की बात होगी। हाँ जी, बहुत दूर की बात। तो फिर खाना दो का खाना तो कम से कम मिलता है कि नहीं? खाना क्या मिलता है सर, 2 टाइम बनता है, दोपहर में और शाम को। हाँ, तो कभी चटनी से खा रहे हैं, कभी रूखी खा रहे हैं, कभी सब्जी भी नहीं है। ये नोएडा में काम कर रहे हैं 2 सरकार जिनको गरीब नहीं मानती, क्योंकि सरकार के हिसाब से ये गरीब नहीं है। जो 28 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, या नोएडा जैसे शहर में 32 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, मतलब 900 रुपए से ज्यादा जिनकी सैलरी है, उनको सरकार गरीब नहीं मानती। मैं हमारे सामने जो इस देश के 2 अमीर लोग बैठे, ऐसा सरकार कहती है, वो भी चाय नहीं पी पाते, घर में दूध जिनके नहीं आता वो भी कह रहे कि मोबाइल नहीं, रोटी दीजिए। मनमोहन सिंह जी, अब तो जागिए, आप तो देश की आवाज को सुनिए, आप तो कम से कम ये चिंता करिए कि शायद हो सकता है कि आप इस चुनाव को जीतने में इस मोबाइल के आश्वासन के बाद या लालच के बाद कामयाब हो, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये केवल मनमोहन सिंह की बात नहीं, इस प्रकार का काम करने वाले हर नेता के लिए ताकीद है। लेकिन इतिहास बनाने के लिए अपने 5 साल के भविष्य का दाव पर लगाने का ही आज जो स्वार्थ का खेल चल रहा है, ये अच्छा नहीं है। आज हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा। हम ऐसे ही मुद्दे आपके सामने हमेशा लेकर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नए नए मुद्दे आपके सामने आए, देश में चिंतन हो, चर्चा हो, बातचीत हो। और इसलिए क्या हो बिंदास बोल में मुद्दे आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। हमारा पिन कोड है 201301 और हमारा ईमेल आईडी है bindasbol@sudarshan.tv.com। आप हमें पत्र भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फोन करके SMS करके भी अपनी बात को बता सकते हैं। साथ में मैं ये भी बात को कहूँगा, वैसे तो हम बिंदास बोल लगा दिए 250 एपिसोड के आसपास हम आ चुके हैं। बिंदास बोल की लोकप्रियता बड़ी है और इस कारण इस चैनल और हम जिन जिन DTH पर है उसकी भी बिक्री बड़ी है। लेकिन आपको जानकर बड़ी ताज्जुब होगा कि बिंदास बोल की इतनी व्यूअरशिप के बावजूद भी कोई कंपनी हमको विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। एड एजेंसी के पास जब हमारे मार्केटिंग के लोग जाते हैं तो एड एजेंसी बोलती है कि आपका बिंदास बोल इतना बेखौफ होता है, इतना सीधे बात करता है कि हमारे कंपनियों को, प्रायोजक कंपनियों को डर लगता है कि कहीं आपके कार्यक्रम को प्रायोजित करने के कारण सरकार की वक्र दृष्टि का हमको शिकार ना होना पड़े। और इसलिए कोई भी कंपनी ने 250 एपिसोड होने तक भी इस कार्यक्रम को इतनी अच्छी TRP होने के बावजूद भी स्पॉन्सरशिप नहीं दी है। अब हम इसके सिवा हम अपनी धार को कम नहीं करना चाहते, हम आपकी आवाज को दबाना नहीं चाहते, हम आपकी बेखौफ इरादे को कम नहीं करना चाहते बल्कि बढ़ाना चाहते। और इसी में हम आपका, हमारा सबका, देश का भविष्य
भविष्य देखते हैं। इसलिए हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को और जिनको जो भी संभव है उनको इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने का आह्वान करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बुलंद आवाज़ हमेशा जारी रहे तो आप हमको प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कंपनी हो ना हो, दुकान हो ना हो, आप व्यक्तिगत नाम पर भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। उसकी कोई राशि हमने तय नहीं की है। आपका ऐच्छिक जो भी मूल्य होगा आप दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट से या रकम की कितनी बड़ी साइज है इससे भी ज़्यादा इरादे और आपकी इच्छा शक्ति ज़रूरी है। इसलिए आप अपना स्पॉन्सरशिप हमको दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपका नाम हम चलाएंगे, फोटो चलाएंगे, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी चलाएंगे। लेकिन इसके कारण अगर ऐसी स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आज हम 3 DTH पर है, हम 4 DTH पर आएंगे। देश के सारे हर घर में जाने के लिए बहुत बड़ी राशि चाहिए। हम बड़े लॉसेस के साथ भी इस कार्यक्रम को इसलिए चला रहे क्योंकि हमारे लिए सुदर्शन केवल व्यवसाय नहीं, एक मिशन है। और इसलिए हम कहते हैं कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है और आम आदमी को अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर आप लिख के भेज सकते हैं या हमें आप पत्र लिख के भेज सकते हैं, हम आपको भी संपर्क करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं तो sudarshan.tv.com साइट पर जाके आप स्पॉन्सरशिप भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, लेकिन किसी वास्तव स्थिति को स्वीकारने में हर्ज नहीं, खास करके तब जब आप किसी मिशन पर काम कर रहे हो। हम आशा करते हैं कि हमारे अपील को आप समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।